अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक बार फिर अब तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मालदीव्स की। मालदीव्स का जैसा आप लोग जानते हैं कि एक ज़माने में भारत के साथ बहुत टेंशन चल रही थी, बहुत बुरा भला कहा जा रहा था, एक दूसरे को ये कहा जा रहा था कि आपस में आना जाना बंद कर देंगे। मालदीव ने कई स्टेटमेंट जो है वो भारत के खिलाफ दी थी और फिर उनके टर्म्स जो है वो बेहतर हो गए। मालदीव्स जब मुश्किल में फंसा तो सबसे पहले भारत पहुंचा और भारत ने ही मालदीव्स को उस मुसीबत में मदद की। और अब जी दोनों कंट्रीज के जो टर्म्स है वो वैसे तो कहा जाए तो बेहतर हो गए। और अब मालदीव्स ने अपने यहाँ जो है वो टूरिज्म के ऊपर काम ज्यादा शुरू किया है और उनकी गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो टूरिज्म को ज्यादा प्रोमोट करेंगे और उसके लिए उन्होंने भारत से जो फिल्म एक्ट्रेस हैं कतरीना कैफ, उनको जी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उन्होंने और उसके टूरिज्म के लिए अपने। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि उन्होंने जाकर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कतरीना कैफ जो है उनको सेलेक्ट किया है। कतरीना कैफ का कहना है कि जी उनके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि वो जो है मालदीव्स के लिए काम करेंगी। मगर बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो अभी भी टूरिज्म के लिए जो है वो जाना पसंद नहीं करेंगे मालदीव्स। अभी भी उनका यही कहना है कि जी उनको जो है जो शिकायतें रही हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं भारत और मालदीव्स के बीच में, उसको देखते हुए उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि वो अभी भी टूरिज्म के लिए जो है मालदीव जाने का सोचें या उस तरफ जाने की रुख करें। लेकिन खैर बहरहाल एक स्टेप जो है वो दोनों गवर्नमेंट्स ने उठाया है और अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि एक काफी फेमस एक्ट्रेस रही हैं कतरीना कैफ और बहुत सी हिट मूवीज दी हैं। तकरीबन तमाम ही बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं उनके साथ वो काम कर चुकी हैं और अब उनको जो है यकीनन मालदीव्स की गवर्नमेंट ने अगर सेलेक्ट किया है तो वो यही चाह रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ट्रैक किया जा सके, उनको भी थोड़ा सा अपनी तरफ लाया जा सके ताकि वो भारत और मालदीव्स के बीच में जो टेंशन रही थी उसको भूलें और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। इसी वजह से कतरीना कैफ जो है अब वो आपको मालदीव्स की टूरिज्म के लिए जो है वो काम करती हुई दिखाई देंगी। ये और बात है कि अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो इस वक्त भी बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो इस बात के लिए तैयार नहीं है और उनका यही कहना है कि वो हरगिज मालदीव नहीं जाने वाले। लेकिन बहरहाल चीजें बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ, तो देखते हैं कि ये खबर जो है वो आगे किस तरह से चलती है। बात हम करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान में जी आज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, जी हाँ वो बजट पेश कर रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि जी आज वैसे तो बजट पेश कर रहे हैं लेकिन साथ साथ अपोजिशन जो है वो हंगामा कर रही है और वहां पर यकीनन उनके खिलाफ कुछ ना कुछ नारे भी लग रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी। और ये हमेशा ही होता है जब इमरान खान साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे या इवन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी जब भी बजट पेश किया जाता था तो अपोजिशन जो है वो हमेशा ही शोर मचाया करती थी। अपोजिशन हमेशा ही जो है वो किसी ना किसी चीज के ऊपर वहां पर हंगामा रहता था हॉल में और आज भी यही हो रहा है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज जो है वो 6% तक बढ़ा दी गई है। वैसे तो जो पूरा बजट जब बता दिया जाएगा उसके बाद टीवी पर देखकर तो मेरे समेत अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता बजट, तो हम दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और उसके सारे पॉइंट्स देखते हैं या इंटरनेट के ऊपर चेक करते हैं तभी सारे पॉइंट्स एक एक करके अपने लोगों को बता पाते हैं। तो इसी तरह से कल मैं कोशिश करूंगी कि हमें कोई इकोनॉमिस्ट जो है वो ज्वाइन कर लें और हमें सारा बजट समझा दें। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना कि मैं आपको ये बता दूं कि बजट पेश किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उनके लिए ये जरूर है कि उनको 6% तक उनकी सैलरीज जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अब जो बेचारे मेरे जैसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमारी या हमारे जैसे लोगों की तो खैर सैलरीज नहीं बढ़ती, उसी तनख्वाह में काम करते रहते हैं और सालों साल करते रहते हैं लोग, तो प्राइवेट सेक्टर उधर ही रहेगा और जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनको यकीनन फायदा होगा। और बाकी जो मिनिस्टर लेवल के हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, उनके तो आप जानते ही हैं कि उनकी सैलरी तो अक्सर ही बढ़ाई जाती हैं और उसके ऊपर एतराजात भी होते रहते हैं। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रेनोवेट करने की भी बात की जा रही थी और कहा जा रहा था उसके ऊपर भी
काफी लंबी मोटी रकम जो है वो खर्च की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 18% जो है वो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी के जो पाकिस्तान के साथ रिसेंटली जो अभी एक टक्कर या कह लीजिए एक झगड़ा छोटा मोटा चला था, उसके बाद हमारे लोगों को मौका मिल गया। हमारे लोग तो इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं कि जी क्या किया जाए, इसलिए कि अगर टीटीपी से लड़ते हैं या अगर बीएलए से लड़ते हैं तब तो बजट बढ़ाने के लिए कोई खास सॉलिड रीजन नहीं मिलता, इसलिए कि लोग कहते हैं अरे वो तो अपने ही लोग हैं ना, कोई बात नहीं अगर कान के नीचे दूध लगा के चले गए। अरे टीटीपी वाले यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी तो अपने ही है। अफगानिस्तान को तो मतलब हम अपना 5वां सूबा भी एक जमाने में कह दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं अपने लोग हैं, मुसलमान एक दूसरे के कान के नीचे दो लगा सकता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, तो उसमें बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से अगर ईरान आकर और हमारे यहाँ कहता है कि ओए मुझे तो टेरर कैंप दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद ठजन ढजन हमारे ऊपर कोई गोले बारूद या ड्रोन फेंक के चला जाता है, तो कहते कोई बात नहीं वो भी मुसलमान है, तो मुसलमान की फेटी लगा सकता है, मुसलमान की जैसे मैंने कहा कान के नीचे दो लगा सकता है, तो वो भी टेंशन की बात नहीं होती हमारे लिए। फिर रह गया बलूचिस्तान, तो जी बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वो तो जब से पाकिस्तान बना है तब से होता है, तो इसलिए उसके लिए भी बजट जो है वो मांगा जाता होगा, लेकिन दिया नहीं जाता कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है। बात तो तब है जब हमें काफिर आके मारे। और हुआ ये कि जी बड़ी मुश्किलों से हमारे के लोग तो कब से दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह एक एयर स्ट्राइक कर दे मोदी जी एक जहाज भेज दें। अच्छा लास्ट टाइम 2019 में जैसे भेजा था उसी तरीके से 2 एक जहाज भेज दें, ऐसे चक्कर लगा के चले ना बस, और कुछ नहीं। हमारा मतलब बजट बन जाएगा ना, हम बजट में जो है अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन मोदी जी भी ना जाने कहाँ बिजी थे कि उन्होंने जो है कुछ करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी बैठे बैठे मोदी जी को अचानक से ख्याल आया, और आपको पता ही है कि उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की और जो जिस तरीके से अटैक चला, तो उसके बाद बस जी बहाना मिल गया। सब लोग जो है ना सबने अपने मेडल भी बढ़ा लिए, और उसके बाद कहा कि बस जी अब बजट आ रहा है, बस जी अब तो मतलब मौजा ही मौजा। और ये वो बजट है 18% जो बढ़ाया गया है, जो कि न्यूज में बताया जा रहा है। वो जो अलग से सारी चीजें मिलेंगी ना वो अलग है। मतलब सिर्फ ये थोड़ी कि 18% बजट बढ़ा दिया बस उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है जाओ जाकर इससे जो है वो ड्रोन खरीदो, जहाज खरीदो, या कुछ भी करो, मतलब कॉर्नर के प्लॉट ले लो, या आपको तो पता ही है ना क्या क्या होता है। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद भी और भी फैसिलिटीज होती हैं और भी बहुत चीजें होती हैं जो कि दी जाएंगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत हमें कभी भी खा जाएगा, आपको तो पता ही है ना, हमें खाने के लिए बैठे, हर चीज तैयार है। प्याज भी लाल कर लिए उन्होंने हमारे ऊपर तड़का लगाने के लिए, लेकिन क्या है कि ना वो हम उनके काबू नहीं आ रहे। मगर अब हुआ ये कि एक तरफ तो चले ये हो गया, हमने कहा चलो ठीक है ये लड़ाई झगड़ा भी हो गया है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक भी कर दी, उसके बाद अब जरा चीजें जो संभलेंगी। लेकिन बजट से पहले फिर मोदी जी ने कहा तो फिर मारेंगे घुस के। उसके बाद वो डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया आकर, आपको तो पता ही ना, अभी रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो पहले जो की थी तो उसमें डॉक्टर जयशंकर का बताया था, उन्होंने कहा अब हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। तो सर पहले कौन सा आप बाहर से मार के निकल गए थे? पहले भी तो आप अंदर ही घुस कर आए थे ना, आपके जहाज अंदर तक आए थे। ऐसी तो नहीं ना 11 जगहों के ऊपर आपने आके अपने ड्रोन ढुदंग ढुदंग फेंक दिए थे या मिसाइल चला दिए थे। तो सर पहले भी वो अंदर ही था, वो मतलब वो पाकिस्तान के अंदर ही आए थे आप लोग, और हमारे लोगों ने कहा भी था ऐसे कैसे रात के अंधेरे में। मतलब आपने मतलब ये मैंने नहीं कहा, मैं नहीं करी तो मैं नहीं कहती ऐसी बात है। ये बातें आपने सुनी होंगी हमारे टीवी चैनल्स पे, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके मुंह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जितने डिफेंस मिनिस्टर सब कह रहे थे कि जी रात के अंधेरे में जो है ना हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब मतलब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई सुबह भी हो सकती थी, 10-11 बजे भी आ सकते थे, लेकिन पता नहीं मोदी जी को पता नहीं रात के अंधेरे में आने का क्या शौक है। लेकिन बहरहाल कहा यह गया कि जी अब कि जी रात के अंधेरे में अटैक कर दिया, तो उसके बाद जाहिर है कि बजट आ रहा था, बजट में तो ये चीजें आनी थी। 18% बजट हमने बढ़ा लिया। हो सकता है कि बजट आने से एक आध घंटे पहले कोई सोचता कि यार अब छोड़ो, इतना कुछ नहीं है, बस ठीक है भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक होते जा रहे हैं और हम अमेरिका और दूसरी कंट्रीज से भी कहेंगे तो उससे जो है वो हम और बेहतर हमारे टर्म्स हो जाएंगे, हम यहाँ पे जो शिकायतें हैं वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतनी देर में पता नहीं डॉक्टर जयशंकर, हालांकि डॉक्टर जयशंकर बड़े ठंडे दिमाग के बंदे, मतलब वो कभी इस तरह की बातें करते नहीं है,
मगर अभी उन्होंने भी उठकर एकदम हमारा बजट आने से पहले कह दिया कि अब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे और ज्यादा अंदर घुस के मारेंगे, इसलिए कि अगर हमें हमारे यहाँ कुछ हुआ तो बस जी। इसके साथ ही हमारे लोगों ने कहा बस ठीक है, एकदम बजट जो है ना सारा बजट उठा के डिफेंस को दे दो। और वो तो आप लोग जानते ही हैं फैसल बाउडा साहब और उन्हीं जैसे कितने ही लोग हैं जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि जी सारा का सारा बजट जो है ना वो मतलब डिफेंस में ही लगा दो, बाकी सारे काम छोड़ दो। वैसे तो डेवलपमेंट का काम वैसे भी कोई खास कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा छोटा मोटा कुछ हो भी रहा है तो भी रहने दो और सारा का सारा बजट जो डिफेंस में लगा दो, इसलिए कि भाई जान है तो जहान है, इसलिए कि जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ और मतलब कोई कांड सॉरी कोई काम कर पाएंगे ना। तो लेकिन बात सारी ये कि जी अब 18% बजट बढ़ा दिया गया है, बाकी चीजें जो है जाहिर है उसमें से पैसा लेकर और यहाँ दे दिया गया होगा। और जहां तक पैसे की बात है आपको तो पता ही है कि बस हमारे पास ऊपर वाले का दिया और कर्जों पर लिया सब कुछ है। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो मतलब IMF वाले हों या वर्ल्ड बैंक वाले हों या कोई भी हो, वो बेचारे जो हैं अभी उन्होंने अपने ऑफिस में मतलब ऑफिस खोला ही होता है, उसके साथ ही वो कहते हैं जैसी पहली बेल होती है ना उनके ऑफिस की, वो कहते हैं कोई ना कोई पाकिस्तानी ही होगा और तो कोई नहीं हो सकता। और फिर निकलते भी हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं कर्जा लेने के लिए। भाई टाइमिंग डिफरेंस है ना, हमारे यहाँ रात होती है उनके दिन होता है अमेरिका में, तो इतनी सी बात है, इसकी वजह से हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो वो लोग अजीब अजीब बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन खैर हम उनकी बातों में कभी नहीं आते। लेकिन बात सारी ये है कि एक तरफ तो आप समझ ही रहे हैं कि इस किस्म का चक्कर चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो हमारा बजट आ गया है। अब हमारा डेलीगेशन जो है वो भी गया हुआ है, यानी हमारा जो डेलीगेशन है वो जी आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज में गए हुए नहीं, वो शॉपिंग करने नहीं गए। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं ना कि वो शॉपिंग करने गए हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज एहतियात किया कीजिए, शॉपिंग करने नहीं गए। और जो लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है हवा खाने गए, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, इसलिए कि वो जितने लोग भी गए वो सारे के सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो अपने पैसे से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो मुल्क की खिदमत करने के लिए जाएंगे तो फिर मुल्क के लोगों के पैसे से तो जाएंगे ना, अपने पैसे से क्यों जाएंगे? अपने पैसे से खिदमत कौन करता है आप लोग जानते ही हैं। तो बहरहाल अब वो अमेरिका थे, अब वो इंग्लैंड पहुंच गए। अब जब वो इंग्लैंड पहुंच गए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जगह जगह इंटरव्यू देते घूम रहे हैं, हर जगह इंटरव्यू देना। वो क्लिप आप देख सकते हैं, मैंने भी रीट्वीट किया है। और वो खैर मेरे ख्याल पाकिस्तान के लोग तो देख ही सकते होंगे, या कोई अगर हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो इंडियंस वो भी देख सकते हैं। इसलिए कि न जाने मोदी जी को क्या हुआ है, उन्होंने पता नहीं ट्विटर क्यों बंद कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ट्विटर तो खोला छोड़ देते हैं भाई। लेकिन खैर क्योंकि हमने तो ट्विटर किसी का बंद नहीं किया, हमारे यहाँ तो मेजर गौरव हो, चाहे वैभव सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हमें मतलब जैसे कहते हैं ना सुबह दोपहर शाम जो लोग हमें सुनाते रहते हैं, उन तमाम लोगों का ट्विटर जो है वो खुला है। हाँ यूट्यूब अलबत्ता उन्होंने बैन किया, लेकिन वो भी हम देख लेते हैं, हमें तो नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, हम तो वीडियो भी देख रहे हैं, सारी पेज साहब की भी देख रहे हैं और साथ साथ बाकी लोगों की भी देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इंडिया से लोग जो है वो हमारे बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो और बहुत से कह लीजिए जो मीडिया के लोग हैं या पॉलिटिशियन है या जो लोग भी हैं पाकिस्तानी, उनके जो है ना ट्विटर नहीं देख पा रहे। तो मैं खैर आप कहीं और भी देख सकते हैं, और भी कई लोगों ने शेयर किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंग्लैंड पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे माइक आए उनका इंटरव्यू करने के लिए। ओह बिलावल साहब आपने तो मतलब आपकी वालिदा जो थी, आपकी मदर जो थी जी, वो भी प्राइम मिनिस्टर थी और आपके खानदान में एक सिलसिला चला आ रहा है। तो बहरहाल उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका बड़ा तारीफें की जा रही है उनकी भुट्टो खानदान की। और जितने भी माइक हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के हैं, यानी आपको वहां पे कोई यूके का, कोई जर्मनी का, कोई अमेरिका का या किसी भी इंटरनेशनल मीडिया का माइक दिखाई नहीं देगा। वो सारे माइक जो हैं वो या तो जियो टीवी के हैं या बाकी समा टीवी और दूसरे टीवी चैनल जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हैं उसके। अब उसके ऊपर हमारे कुछ लोग, यानी हमारे कुछ लोग समझ रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त जो हैं भारत में भी, वो बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं ये देखो जी ये तो जियो का माइक लगा हुआ है। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमारे टीवी चैनल्स को आप देखिए कि वो बेचारे वहां इंग्लैंड पहुंचे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करने के लिए कि जी आप यहाँ पर आए मुल्क की खिदमत करने। और तो फिर जाहिर है कि जब मुल्क की खिदमत करने जाएंगे तो फिर अपने फेवरेट मीडिया को भी तो ले जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वहां से यूके का मीडिया उठकर आएगा इंटरव्यू करने, खैर वो भी कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है अगर वो इंटरनेशनल मीडिया पे जाते हैं तो वो मतलब कुछ भी आए शाए करके आ जाते हैं। खास तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो अच्छा ही हुआ कि इस डेलीगेशन में ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है, वरना तो उन्होंने सारे किए कराए पे पानी फेर देना था। यानी वो लोग पूछते कि जी आपके यहाँ टेररिज्म बहुत होती है, तो वो कहते हाँ जी पिछले 30 साल से तो हो रही
رہی ہے, ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں, جب بنائی ہی ہم نے تو ہم سے ختم نہیں کی جا رہی ہے, اسی قسم کی کوئی اور بات کر کے آ جاتے. تو خواجہ آصف صاحب اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے, ورنہ میرا تو خیر خیال تھا کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی ساتھ لے ہی جاتے تو اچھا, ذرا وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا کے آ جاتے. لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ نہیں, اگر خواجہ آصف صاحب گئے ہوتے تو پھر تو الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے, وہی جو بخشی سر کہتے ہیں نا, لینے کے دینے. تو جی ہاں, لینے کے دینے پڑ گئے ہوتے اور نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہوتی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کچھ اور ہی بتا رہے, یعنی وہ کہانی ادھر کی وجہ ادھر کر دیتے اور پتہ لگتا سمجھ میں لوگوں کے نہیں آتا کہ ڈیلیگیشن پاکستان سے آیا کہ یہ ڈیلیگیشن بھارت سے آیا. اس لیے کہ ساری باتیں جو خواجہ آصف صاحب کرتے ہیں وہ بولتے تو سچی ہیں میری طرح, میں بھی آپ کو پتہ ہے نا, میں بھی صحیح بتا رہی ہوتی ہوں, لیکن کیا کروں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ہماری گلے پڑ جاتی ہیں. تو وہی چیزیں ہمارے گلے پڑ گئی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے جی وہ گیا ہوا ہے, اور اب جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ہی پتہ لگے گا کہ کیا گل کھلا کر آئے. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایک بار پھر بھارت میں آج کل ایک کیس جو ہے اس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے, اور سونم رگھونشی ایسے کر کے کچھ نام ہے ان لیڈی کا. انہوں نے جو ہے پہلے تو انہوں نے شادی کی, اس کے بعد مرڈر ہوا ہے ان کے ہسبینڈ کا, اور خیر پھر یہ اریسٹ ہو گئی ہیں. ان کی نیوز تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے, بہت افسوسناک خبر ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر, اور اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کئی لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ کیسز نہیں بڑھ رہے بلکہ اب میڈیا کی وجہ سے یہ کیسز سامنے آنے لگے ہیں. پہلے بھی یہ کیسز اس طرح کے ہوا کرتے تھے لیکن اب سامنے آنے لگے. لیکن میں لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز جب آپ کے بچوں کی شادیاں آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے ایک بار کہ وہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. اب زبردستی میں اپنے بچوں کی شادیاں مت کیجئے, ورنہ اس طرح کے کیسز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جن کی ارینج میرج ہوتی ہے, یہ جو میرج ایپ وغیرہ کے ذریعے جو رشتے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ میرج ایپ کے ذریعے جو ہے ان کا رشتہ جو تھا وہ جڑا تھا. تو ان لوگوں سے خاص طور پہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے فیملیز جو ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ 4-5 بار جو ہے وہ دونوں کو آپس میں ملنے دیں, بات کرنے دیں. کسی ریسٹورنٹ میں لے جائیے, کہیں کافی پی لیجئے, چائے پی لیجئے, 4-5 دن تک پیئے, اور اس کے بعد ان سے پوچھئے ایک دوسرے سے کہ بھائی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اگر ایک منٹ کے لیے بھی ایسا لگتا ہے کہ دوسرا انٹرسٹڈ نہیں ہے تو فوری طور پہ وہاں سے نکل جائیے. ٹھیک ہے, اگر لڑکا ہے تو وہ بے شک اپنے ذمے لے لے, اپنے سر پہ لے لے بات کہ جی مجھے لڑکی پسند نہیں ہے, اور اگر لڑکی جو ہے اس کو نہیں پسند تو وہ بھی صاف صاف کہہ دے اس لڑکے کو کہ میں آپ سے نہیں کرنا چاہتی. اس لیے کہ کسی کی جان لے لینا جو ہے وہ میرے خیال ہے صحیح نہیں ہے. اور مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ انکار نہیں کر سکتی شادی کے لیے کہ جی ہمارے ماں باپ کیا سوچیں گے, تو ہم اپنے ماں باپ کو انکار نہیں کر پائے, اپنے پیرنٹس کو ہم یہ نہیں کہہ پائے کہ شادی نہیں کرنی. لیکن دوسرے انسان کی جان لیتے ہوئے آپ کو بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہوئی, دوسرے انسان کو مارتے ہوئے یا ہائر کرتے ہوئے, مطلب اتنی آسانی سے جیسے بتایا جا رہا ہے اس کیس کے اندر کہ انہوں نے جی لوگوں کو ہائر کیا اور 20 لاکھ جو ان کو سلامی میں ملے تھے شادی پہ تو وہ انہوں نے کہا تھا دے دیں گے. اور اتنی آسانی سے مطلب وہاں پہ قتل کرنے کے لیے لوگ یا مارنے کے لیے لوگ مل جاتے ہیں ہندوستان میں. مجھے تو لگ رہا تھا شاید یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اور اس قسم کی چیزیں جو کہ کراچی اور اس طرح کے شہروں میں بہت ہوتی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بھارت میں بھی یہ کام جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے اور لوگ اس حد تک انسیکیور ہو گئے کہ اب کوئی بھی کسی کو بھی پیسے دے گا تو وہ پیسہ لے کے اور وہ لوگ مار دیں گے. اور وہ بھی کس لیے, مطلب آپ کو اگر کوئی اور پسند ہے تو بھائی آپ اس کے ساتھ بھاگ جائیے, سمپل. مطلب وہ بھاگ جانا جو ہے وہ اس سے تو بیٹر ہی ہے نا کہ آپ کسی دوسرے انسان کی جان لے لیں. شادی کے بعد آپ نے کسی کا بیٹا مار دیا, کسی کا بھائی مار دیا, آپ نے کسی کا دوست جو ہے اس کو مار ڈالا, کیونکہ دوست بھی فیملی کی طرح ہی ہوتے ہیں. میرے جو دوست ہیں, میرے سارے دوست جو ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ بھارت سے میرے دوست ہوں, وہ مجھے میری فیملی ہی لگتے ہیں. اور جتنا خیال وہ رکھتے ہیں ابھی بھی یہ جو کچھ لڑائی جھگڑا چلا بھارت اور ہندوستان کے بیچ میں, اور اس کے باوجود میرے دوستوں نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا, جس طرح سے میرا خیال کیا, اور جگہ جگہ مجھے جہاں ٹرول کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ, پتہ نہیں کیا کیا لکھا جا رہا تھا, لوگ ایک دوسرے کے خلاف جتنا زہر اگل رہے تھے, ایسے میں میرے دوست جو تھے وہ اسی طرح سے خیال کر رہے تھے, اسی طرح اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کے ماں باپ نے ان کو کتنی اچھی تربیت دی ہے اور
میں تو ہمیشہ جب بھی مطلب دعا پڑھتی ہوں تو میں اپنے تمام ان دوستوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں اور جو خاص طور پہ بھارت میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ سب جو ہیں وہ خیریت سے رہے. اور یہ سب لوگ وہ تھے جو اپنا بھی کام کر رہے تھے, ان کے اپنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں, اور ایک نہیں کئی ہیں, اور کئی دوست میرے ایسے ہیں جو ہر وقت ٹی وی چینلز کے اوپر بھی جاتے رہتے ہیں اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اپنے اتنے بزی شیڈیول میں سے اگر نکل کر وہ 1-2 منٹ کے لیے اگر وہ میری بھی خیریت پوچھ رہے تھے تو میرے خیال ہے کہ اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اور میں اس سلسلے میں جو ہے وہ ضرور بہت لکی رہی ہوں ہمیشہ سے کہ دوست مجھے بہت اچھے ملے. لیکن بات پھر ساری وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ جو کیس ہوا ہے, میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ان کے ماں باپ نے کیا تربیت دی ہوگی کہ یہ اپنے ماں باپ سے یہ تو نہیں کہہ پائیں کہ جی مجھے شادی نہیں کرنی, لیکن ہاں ایک معصوم انسان کی جان لیتے ہوئے یا کسی کو یہ کہتے ہوئے اس کو مار دو, ان کا ذرا سا بھی دل جو ہے وہ نہیں دکھا. ورنہ انسان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کسی کیڑے مکوڑے کو, کسی جاندار کو جب مارنے لگتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ جانور کو بھی اگر کوئی مارتا ہے تو میرے خیال ہے اس کا بھی دل دکھتا ہوگا, لیکن نہ جانے یہ کیسی تھی کہ انہوں نے اس طرح سے مار ڈالا. بہرحال بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور یقیناً لوگ برا بھلا تو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ پیرنٹس بھی خیال کریں, اور جن کسی کی بھی آپس میں شادی ہو رہی ہے وہ دونوں بھی پلیز ایک دوسرے سے کئی بار پوچھ لیجئے کہ بھئی اگر آپ کو ذرا سا بھی اعتراض ہے تو ہم چلے جاتے ہیں, مطلب جان دے دینے سے تو میرے خیال ہے پوچھ لینا, بتا دینا بہتر ہے, اور یہی ہونا بھی چاہیے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں یہ کیس جو ہے یہ آگے کیسے بڑھتا ہے, اور باقی ہم آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ. اس وقت ہماری نظر بھی پاکستان کے بجٹ پر ہے کہ دیکھیں کیا خوفناک بجٹ آتا ہے کہ اچھا بجٹ آتا ہے. دونوں امیدیں رکھ کے بیٹھے, لیکن ابھی تک کبھی پاکستان بننے سے لے کے آج تک کبھی ایسا کوئی بجٹ فی الحال تو نہیں آیا جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ پبلک فرینڈلی ہے یا یہ کہ اس سے پاکستان کی عام پبلک کا کوئی فائدہ ہوا ہو. ہمیشہ ایسے ہی بجٹ آیا جو کہیں نہ کہیں پبلک کو مزید مشکل میں ڈال دیتا ہے, اور پھر کہا یہی جاتا ہے کہ جی آئندہ آگے جا کر جو ہے نئے سال جو آئیں گے اس میں کچھ بہتری ہوگی, لیکن ابھی تک تو ہم نے دیکھی نہیں. لیکن بہرحال اس بجٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ مہنگائی مزید شاید بڑھ جائے اور لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے, لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی امید لگا رہے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ ریلیف جو ہے وہ پبلک کو بھی دیا جائے. بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.